नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज इस क्लास में हम बीए 6 सेमेस्टर की होने वाली परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो बहुविकल्पीय माध्यम से होंगी परीक्षाएं। बीए 6 सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं जियोग्राफी की, वो 2 पार्ट में होंगी। पहले पार्ट में हम भारत के भूगोल को देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम देखते हैं जो भौगोलिक चिंतन का टॉपिक है उसे देखेंगे। पहले हम भारतीय भूगोल को कवर कर ले रहे हैं। भारतीय भूगोल का जो 6 सेमेस्टर का पेपर है उसकी हमने 4 क्लास अपलोड कर दी हैं एमसीक्यू माध्यम से, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। आज इस क्लास में हम बीए 6 सेमेस्टर की जो भारत भूगोल का प्रश्न पत्र है उसके 5वें यूनिट को पढ़ेंगे, क्वेश्चन टू आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 5वें यूनिट का, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 2018 में संपन्न हुआ। पहले का राइट आंसर है जो सी है। जो हिंदी दिवस है विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो जो हिंदी भाषा हमारी है, ना वो राष्ट्रभाषा है, ना वो मातृभाषा है, और ना वो विभाषा हो, केवल राज्य भाषा है। तो दूसरे का राइट आंसर है वो डी है, राजभाषा है हिंदी जो हमारी है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। संविधान की अष्टम यानी 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को स्थान प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा वो 22 होगा। 8वीं अनुसूची में संविधान के 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो जो तीसरे का राइट आंसर है वो होगा सी। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो हिंदी मानवीकरण जो है वो 1967 में प्रकाशित हुआ। चौथे का राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने विचार को कमेंट में बताइए। कैसी क्लास थी, इसमें क्या कमी रह गई उसको भी बताइए, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको कमेंट करिएगा। अगली क्लास में उसका हम सलूशन ज़रूर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम सेमेस्टर की होने वाली जियोग्राफी की जो परीक्षाएं हैं वो किसी भी क्लास का हो, चाहे बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर हो, या द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का हो, या तृतीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जो होंगी तृतीय वर्ष 6 सेमेस्टर की, तो सभी को हम पढ़ेंगे। तो चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो जो मिजो भाषा है मिजोरम का, वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 5वें का राइट आंसर होगा वो सी होगा। 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है? तो जो त्रिपुरा है उसकी राजभाषा वो बांग्ला है, क्योंकि वो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, तो उसका प्रभाव त्रिपुरा राज्य में है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो फॉलो करिएगा हमें। अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। खासी कहाँ की राजभाषा है? तो जो खासी राजभाषा है वो मेघालय की राजभाषा है।
क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे जो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यानी उत्तर पूर्व स्टेट में राज्य में, तो वहाँ मेघालय की जो भाषा है वो खासी है। 7वें का राइट आंसर होगा वो ए होगा। 8वें क्वेश्चन को हम देखते हैं, असम की राजभाषा कौन सी है? तो असम की जो राजभाषा है वो असमिया है। 8वें का राइट आंसर होगा वो डी होगा। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो भूगोल की परीक्षाएं होती हैं सेमेस्टर में। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, जिसमें आज इस क्लास में हम 50 से 55 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं 9 नंबर को। आंध्र प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो आंध्र प्रदेश की जो राजभाषा है वो तेलुगु है। 9 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। सॉरी, ये शायद गलत है, 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इस क्वेश्चन में डाउट है, हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी ही होगा। तो 10वें का राइट आंसर डी है। 11वां नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, राजभाषा प्रयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वो राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो 11वां का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। 11वां का एक क्वेश्चन और 11वां दिया गया है, जो संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजस्व कामकाज के लिए अधिकृत किया गया? तो 15 वर्ष के लिए अधिकृत किया गया था अंग्रेजी भाषा को कामकाज के लिए। तो 11वें का जो राइट आंसर होगा वो 15 होगा, यानी बी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12वें को। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय भाषा परिषद है वो कोलकाता में स्थित है। 12 नंबर का राइट आंसर होगा ये। इस क्लास में हम क्वेश्चन टू आंसर को देखेंगे, जिससे क्लास बड़ी ना हो और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए, तो देखने में आपको भी अच्छा लगेगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो आप ऊपर देख चुके होंगे, जो भारतीय संविधान में है 8वीं अनुसूची के अनुसार, तो भारत में 22 राजभाषाएं हैं। 14वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो 8वीं अनुसूची में वर्णित है संविधान के जो राजभाषाएं हैं 22 राजभाषाएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन को। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्य क्षेत्रीय भाषा है वो अंग्रेजी है। जो 15 का राइट आंसर होगा वो सी होगा। 16वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? जो डोगरी राजभाषा है वो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। 16वें का राइट आंसर होगा वो ये होगा। 17वें नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा जो है वो भारतीय अनुसूची में वर्णित नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अठारहवां नंबर क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नियोक्त में कौन सी एक राजभाषा नहीं है? राज्य की राजभाषा नहीं है, तो उर्दू राज्य की राजभाषा नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लगता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नियोक्त में कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा नहीं है? तो नेपाली, इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो नेपाली हो सकता है, क्योंकि संविधान में जो है भारतीय संविधान में वो नेपाली भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम 19 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है? तो जो उर्दू है वो जम्मू कश्मीर है। ये राइट आंसर नहीं है, ये नेपाली होगी।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। सिंधी के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया? तो 21वीं अनुसूची के अनुसार सिंधी को संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया। 20 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, 21वां संविधान संशोधन में। 21वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय समाज 4 प्रमुख जातियों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो जो पंडित है वो नहीं है, क्योंकि पंडित जो है वो जातियां क्षत्रिय हो गया, शूद्र होगा, वैश्य हो गया और एक होगा जो सवर्ण होगा, तो पंडित उसी में आते हैं। तो ये जो पंडित शब्द का उपयोग है वो भारतीय समाज की जातियों में विभाजित के रूप में नहीं है। जैसे आप सभी जानते हैं, भारतीय वर्ण व्यवस्था जो प्राचीन वर्ण व्यवस्था थी वो कर्मों के आधार पर थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य था शिक्षा, पठन पाठन, वही वैश्य का काम था व्यापार, वही, और शूद्र का काम था जो सेवा जैसे करना, और जो क्षत्रिय का काम था वो उनकी रक्षा करना था। तो ये जो भारतीय समाज था प्राचीन, तो वो 4 वर्णों में विभाजित था जो हमारा समाज था, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। जो 22वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कुल कितनी जातियां हैं? तो भारत में कुल 3000 से ज़्यादा लगभग जातियां हैं। 22 का राइट आंसर सी होगा। 23वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी व्यक्ति की भाषा के आधार पर भेदभाव के रूप में जाना जाता है, भाषावाद के रूप में जाना जाता है। अगर किसी व्यक्ति से भाषा के रूप में भेदभाव किया जाता है उसकी भाषा को लेकर, तो उसे भाषावाद कहा जाएगा। अगर क्षेत्र को लेकर उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो क्षेत्रवाद, और जाति के आधार पर किया जाता है तो जातवाद, और सांप्रदायिकतावाद यानी कि किसी को संप्रदाय से लेकर किसी को धर्म को लेकर तो उसे सांप्रदायिकता धर्मवाद भी कहा जाता है। तो जो 23 का राइट आंसर होगा वो ये होगा। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भीम कारेगांव की लड़ाई निम्न में से किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? तो जातिवाद का उदाहरण है। जो भीम कारेगांव में लड़ाई हुई थी कारेगांव में, तो वो जातिवाद के कारण हुई थी। जो 24 का राइट आंसर होगा वो सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक युवा महिला जो खुद को धार्मिक कार्यकर्ता के रूप में बदल लेती है, उसके पास निम्न में से क्या है? तो सामाजिक प्रेरणा के कारण वो धर्म को परिवर्तित कर लेती है। तो इसका जो 25 का राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। धार्मिक संरचना का मुख्य कार्य क्या है? तो जो धार्मिक संरचना का मुख्य कार्य है वो उद्देश्य की भावना का रखरखाव है। तो इसका जो 26 का राइट आंसर होगा वो सी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी जातियाँ सिख धर्म का अनुसरण करती हैं? तो जो बंजारा जनजाति है, यानी जम्मू कश्मीर में जो पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं, जो नॉर्थ इंडिया में पाई जाने वाली बंजारा जनजातियाँ हैं, चरवाहा जनजातियाँ, वो जो हैं सिख धर्म का अनुसरण करती हैं, बंजारा जनजातियाँ। तो 28वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। जनजाति और राज्य का निम्नलिखित युग्मों में से किसका मिलान सही नहीं है? जो चकमा जनजाति हैं वो मिजोरम के हैं, मिथुन है वो तमिलनाडु में है, बैगा छत्तीसगढ़ में, और जो आदि है वो त्रिपुरा में नहीं, यही सम्मिलित नहीं है। तो 28 का राइट आंसर होगा वो डी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति का घुमक्कड़ समूह कहा जाता है? घुमक्कड़ नहीं है, ये घुमक्कड़ है, यानी घूमने वाले जनजातियों को कहते हैं। एक स्थान पर नहीं रुकते हैं। तो वो बंजारा जनजाति हैं, वो अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक गांव से दूसरे गांव को प्रवास करते रहते हैं। तो इसे घुमक्कड़ जनजातियाँ कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। झारखंड से कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। तो जो झारखंड में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, चेरी, कोरबा, गोंडी, ये सभी झारखंड से पाई जाने वाली जनजातियां हैं जो झारखंड में मुख्यतः पाई जाती हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गैर नृत्य ज़्यादातर राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? जो गैर नृत्य है वो भारत में राजस्थान में जो भील जनजाति द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। 31 का राइट आंसर होगा वो ये होगा। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास स्थल है? वो नीलगिरी है। जो दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी, तमिलनाडु और केरल, और जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की जो
पहाड़ियाँ का मिलन स्थल है, वहीं नीलगिरी पर्वत है। वहीं पर पाई जाने वाली जो जनजातियाँ हैं टोडा जनजातियाँ हैं। जो टोडा जनजातियाँ का मुख्य विशेषता है तो वो बहुपति प्रथा का वहाँ पर पालन है, करते हैं, मानते हैं। एक पत्नी कई पति के साथ रह सकती है। तो जो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं वो टोडा जनजातियाँ हैं। 22 नंबर का राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगर आप लोग यहाँ तक क्लास को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा हमें ज़रूर, और लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा क्लास कैसी लगी, या अगर कोई त्रुटि है तो उसको भी कमेंट करिएगा। अगली क्लास में हम उसे सही करने की कोशिश करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। भगता पर्व एक आदिवासी त्यौहार जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में मनाया जाता है, वो कहाँ मनाया जाता है? झारखंड राज्यों में शुरू हुआ था। जो भगता पर्व एक आदिवासी त्यौहार है वो झारखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बूटी पुलो अरुणाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है? तो है निशी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। 34 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अगर आपको किसी क्लास की ज़रूरत है तो हम उस क्लास को लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट करिए कि बताइएगा किस यूनिट की क्लास पर हमें एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो जो रेंगमा जनजाति है वो नागालैंड से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? तो वो ज्वारा या जारवा जनजाति है जो बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है। यानी बंगाल की खाड़ी की जो द्वीप है अंडमान निकोबार, वहाँ पर जारवा सेंटिलीज जो जनजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो वही बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियाँ जारवा हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे बड़े से छोटे की संख्यात्मक प्रधानता के क्रम में भारत के निम्नलिखित जनजातीय समूह को व्यवस्थित करिए। तो जो सबसे बड़ा जनजाति समूह है भारत का वो भील है, उसके बाद में गोंड है और संताल है। कहीं कहीं भील को ना देकर गोंड दिया रहता है, तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से अगर देखा जाए तो गोंड संताल भील होगा। तो इसमें जो संताल होगा वो भील से कम जनसंख्या में है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वही संताल सबसे कम है, उसके बाद में भील संताल गोंड ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में अगर देखा जाए तो भील गोंड संताल यही क्वेश्चन राइट लगता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा। जैसा कि माना जाता है कि गोंड जनजाति है जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाने वाली सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजातियां हैं, और भारत में जनजातियों की संख्या को देखें तो गोंड जनजाति की सर्वाधिक संख्या है। इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखें तो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि अन्य क्वेश्चन का सटीक आंसर नहीं बैठता है। अगला क्वेश्चन हम देखें। मिनी निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनजाति है? तो अरुणाचल प्रदेश में मिकिर है। मिनी नहीं होगा, मिकिर होगा, जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखें। कर्म नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? वो खरखार जो जनजाति है उसके द्वारा मनाए जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो भोपाल में है जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान। जैसा कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, वहाँ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बड़ी संख्या में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं जो गोंड है। तो वहीं पर जो जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान है वो वहीं पर स्थित है मध्य प्रदेश भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखें। वन बंधु कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आदिवासियों के कल्याण की योजना है जो वन बंधु योजना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत में नक्सल हिंसा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो भारत में नक्सल हिंसा की शुरुआत 1967 ईस्वी से मानी जाती है। जो इसका राइट आंसर होगा वो ये होगा। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में नक्सल हिंसा की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई? तो ये है पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर जो होगा 43 का वो ये होगा। 44 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। नस्लवाद के चरण का प्रथम चरण रहा है तो कब से रहा है? तो 67 से रहा है 1980 तक। जो 44 का राइट आंसर होगा वो सी होगा।
45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेष्ठ भाषा का दर्जा पर दिया गया है? तो तमिल भाषा है, उसको श्रेष्ठ दर्जा सरकार द्वारा दिया गया है, केंद्रीय सरकार द्वारा। 45 का राइट आंसर होगा वो भी होगा। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद में सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा क्या है? तो तेलुगु भाषा है। 46 नंबर का राइट आंसर होगा जो होगा ये होगा तेलुगु जो भाषा है। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? तो मेघालय में है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, गारो खासी जो जयंतिया पहाड़ियाँ उसी के नाम पर, जनजातियों के नाम पर ही है। तो खासी और गारो जो पहाड़ियाँ हैं और जनजातियाँ वो मेघालय राज्य में हैं। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन को, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा है जो तेलुगु है, तमिलनाडु और जो तेलंगाना में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर विभाजित होने वाला पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। लगभग शायद 2000 ईस्वी में अलग हुआ था भाषा के आधार पर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो मलयालम जो भाषा है वो केरल की राज्य भाषा है। इसका राइट आंसर होगा वो केरल होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया? तो पाली भाषा जो बौद्ध में सर्वाधिक है, यानी जो बौद्ध की भाषा है, बौद्ध धर्म की, वो पाली भाषा है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ये होगा। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, भाषाई राज्यों की मांग के विचार पर करने के लिए गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो फजरांत अली थे। फजरातन अली, जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, किसको सामान्य बोलचाल की भाषा में भारत की पुरुष मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। लक्षद्वीप के लोग मूलतः कौन सी भाषा बोलते हैं? तो जो लक्षद्वीप के लोग हैं वो मलयालम भाषा बोलते हैं, क्योंकि केरल के निकटवर्ती क्षेत्र से होने के कारण वो केरल का जो सामाजिक प्रभाव पड़ा है वो मलयालम भाषा का वो लक्षद्वीप पर पड़ा है, क्योंकि केरल से निकट में स्थित है, इसलिए उसका प्रभाव पड़ा है मलयालम भाषा का लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, राज्य को भाषाई राज्य के आधार पर कब पुनर्गठन किया गया था? तो जो 1956 में किया गया था भाषाई आधार पर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था जो भाषाई आधार पर अलग हुआ? वो आंध्र प्रदेश था। तो आज की क्लास में हमने 56 क्वेश्चन को देखा है। अगला क्लास हम 6ठी यूनिट को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट सुझाव के रूप में अवश्य छोड़िएगा। अगर कोई त्रुटि है तो उसको भी बताइएगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं क्लास को तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।